अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने मेडिकल फिजिक्स में टॉपिक पढ़ना है हाई फ्रीक्वेंसी करंट की। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा टाइप ऑफ करंट है जिसमें फ्रीक्वेंसी उसकी ऑल्टरनेट करती रहती है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, और वो मतलब कैपेबल नहीं होती कि आपकी मोटर या सेंसरी ना उसको स्टिमुलेट कर सके। तो इसको अचीव करने के लिए फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए होती है 500,000 साइकिल्स पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, या जिस करंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो 500,000 साइकिल्स पर सेकेंड से ज़्यादा होगी उसको आप हाई फ्रीक्वेंसी करंट कंसिडर करेंगे, और इसको ऑसिलेटिंग करंट भी कहते हैं। ऑसिलेटिंग करंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती रहती है और टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की या इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो होती है, उसकी वजह से इसको ऑसिलेटिंग करंट या ऑसिलेटिंग सर्किट भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्विंगिंग मोशन में, टू एंड फ्रो मोशन में सर्किट में मूव करते हैं, और इसी वजह से इसको ऑसिलेटिंग सिस्टम या ऑसिलेटिंग करंट कहते हैं। फिर इसकी प्रोडक्शन में देखें तो हम लोगों ने जो पहले पढ़ी थी कि प्रोडक्शन डायोड वेल, ट्रायोड वेल पढ़ी थी, तो इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी करंट को अचीव करने के लिए या उसकी प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं डायोड वेल्स, ट्रायोड वेल्स और ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं। डायोड वेल में हमने पढ़ा था कि आपके पास इसमें सर्किट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और ट्रायोड वेल में आपके पास 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब डायोड वेल्व की बात करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है थर्मियोनिक वेल्व की, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हो जाता है कैथोड और एक होता है एनोड, और इसमें साथ एक प्लेट होती है और फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो उसमें ये होता है कि जब आपने करंट पास करना है इस वेल्व में से या प्रोडक्शन करवानी है हाई फ्रीक्वेंसी करंट की, तो फिलामेंट इसमें जो होता है उसको हीट अप किया जाता है, उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है या क्रिएट हो जाता है, और प्लेट जो है उस पर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जब प्लेट पर चार्ज डेवलप होता है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसमें थर्मियोनिक एमिशन जो है यानी हीट जो है वहाँ से रिलीज़ होती है, लिबरेट होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से अट्रैक्ट होकर वैक्यूम के थ्रू प्लेट तक जाते हैं, और करंट जो है वो वेल्व के अंदर पास होना शुरू हो जाता है। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये आपके पास आउटर बाउंड्रीज होती है, इसको ग्लास एनवेलप कहते हैं। अंदर आपके पास ये आ जाती है प्लेट, और ये है आपके पास फिलामेंट। तो जब फिलामेंट हीट अप होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और प्लेट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। प्लेट पे जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैक्यूम के थ्रू अट्रैक्ट होंगे, और अल्टीमेटली पूरे इसमें डेवलप हो जाएगा करंट। फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप रिवर्स कर दें कि आपकी प्लेट पे जो है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते प्लेट के रीजन में, और उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पास होकर फिलामेंट से प्लेट की तरफ जाते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होगा उनका। इसीलिए वेल्व जो है वो ट्रांसमिट करती है करंट इन वन डायरेक्शन और यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करती है। प्रेशर जो है वेल्व में उसको लो ही रखना चाहिए क्योंकि वो मिनिमल इम्पिडेंस जो है वो क्रिएट करती है। इम्पिडेंस का क्या मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जो है मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करती है टू मूव ऑल ओवर अक्रॉस द सर्किट, तो उसको इम्पिडेंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो है वो आपका करंट जो है वो जल्दी से जल्दी डेवलप या प्रोड्यूस होता है। इंटेंसिटी जो है इसकी डिपेंड होती है, आप डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। एक होता है हीटिंग ऑफ द फिलामेंट, और सेकंड फैक्टर आ जाता है प्लेट का चार्ज। जब तक आप हीट अप नहीं करेंगे फिलामेंट को तब तक उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, चार्ज डेवलप नहीं होगा प्लेट पे, और जब प्लेट पे चार्ज डेवलप हो जाएगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी, जिस वजह से आपका ऑसिलेटिंग करंट या हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसमें हीटिंग ऑफ फिलामेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा लिबरेट होंगे या ज़्यादा रिलीज़ होंगे, और इंक्रीज़ होगा पोटेंशियल डिफरेंस आपका, जिस वजह से ग्रेटर फोर्स क्रिएट हो जाएगी टू अट्रैक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द वेल्व, और उस वजह से हाई फ्रीक्वेंसी करंट की इंटेंसिटी जो है या आउटपुट जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा।
फिर फिलामेंट जो है जब उसको हीट अप करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है उस सर्किट को आप कहते हैं फिलामेंट सर्किट, और जो करंट फ्लो कर रहा होता है आपकी प्लेट में उसको कहते हैं प्लेट या एनोड सर्किट। फिलामेंट को आप हीट किस किस तरह कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली उसके थ्रू पास करेंगे, और इनडायरेक्ट में आप उसको किसी कंटेनर में रख के तो उसको इनडायरेक्ट हीट प्रोवाइड करें। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हीट जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है ट्रैवल करने में अप टू द प्लेट, और चार्ज उसकी प्लेट का डेवलप जो है वो ज़्यादा देर में होता है, और उस वजह से जो है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी करंट का आउटपुट जो है वो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अचीव करने में। देन आपकी आ जाती है ट्रायोड वेल्व। ट्रायोड वेल्व में आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे और थर्ड आपके पास ग्रिड होता है इसमें, या उसको ग्रिड बायस कहते हैं। ग्रिड में आपके पास परफोरेशंस होती हैं, ये हो गए 2 इलेक्ट्रोड्स आपके, और यहाँ पे सेंटर में आपका ग्रिड बायस होता है, इसमें परफोरेशंस होती हैं या होल्स आप कह लें, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब आप इसको हीट अप करते हैं फिलामेंट को तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन परफोरेशन से, ये पोर्स से जो है वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। इस तरह से आपकी हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो चार्ज है अप्लाई, ये जो ग्रिड बायस होता है इसको आप चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। उसमें आप कोई इसमें पोटेंशियल डिफरेंस या करंट इस पर अप्लाई करेंगे, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करेंगे टू द एनोड और कैथोड के तरफ, और उस वजह से जो है आपका डेवलप हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी करंट या ऑसिलेटिंग करंट। और स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो है वो डिपेंड करती है आपकी वेल्व पे, कि वेल्व को आप रेगुलेट किस तरह से कर सकते हैं, और उसके बाद टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और आपके पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हीटिंग ऑफ फिलामेंट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट का आउटपुट इंक्रीज़ होगा, तो इसमें भी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और आपके चार्ज अप्लाइड टू द एनोड पे। उसके बाद थर्ड आ जाता है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में आपके पास 2 तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और इसमें आपके पास 2 तरह के आते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। ये हमने सेमीकंडक्टर्स में ये दोनों कम्बिनेशंस पढ़े थे ट्रांजिस्टर्स के। कम्बिनेशन ऑफ 2 डायोड्स को अगर कंबाइन करके एक सर्किट बनाया जाए तो उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं, जो मिडल पोर्शन आपस में शेयर कर रहे हों। और बेस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, इसमें पार्ट्स जो होते हैं बेस, एमिटर और कलेक्टर होता है। बेस से चार्ज डेवलप होता है, फिर वो जाता है एमिटर पे, एमिटर से जो है वो डिपॉजिट हो जाता है जाके कलेक्टर पे। उसके बाद ट्रांजिस्टर ऑपरेशन जो है वो एक्ट करता है एज एम्पलीफायर, या बेस करंट, बेस जो इसका पोर्शन होता है वो एम्पलीफायर के तौर पे एक्ट करता है और वो रेगुलेट करने में करंट की इंटेंसिटी को हेल्प कर रहा होता है। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, उसमें अगर अप्लाई किया जाए करंट को बेस पे यानी अप्लाई किया जाएगा तो उसमें एमिटर बेस जंक्शन जो है वहाँ से क्या होता है कि करंट का फ्लो रिवर्स हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि ये एक्ट कर रहा है उस कंडीशन में एज अ स्विच। और ट्रांजिस्टर जो है उसको वोल्टेज कंट्रोल्ड स्विच भी कहते हैं, इस वजह से कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर इसी तरह का लगा होता है जो आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है। फिर डायथर्मी आ जाती है। डायथर्मी क्या होती है, ये डायथर्मी हाई फ्रीक्वेंसी करंट की एक टाइप है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, यूज़ ऑफ नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एज अ थेराप्यूटिक एजेंट, उसको डायथर्मी कहते हैं। टाइप्स ऑफ डायथर्मी में आपके पास लॉन्ग वेव आ जाती है, शॉर्ट वेव आ जाती है और माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। लॉन्ग वेव जो है उसमें लॉन्गेस्ट वेव जो है 300 to 30 नैनोमीटर होती है। मोस्ट पेनिट्रेटिंग लॉन्गर वेव्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्टर वेव्स और माइक्रोवेव्स। और ये अब जो है आजकल वर्ल्ड वाइड इतनी यूज़ नहीं होती, ज़्यादा शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव यूज़ की जाती हैं फॉर द डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पसेस। देन उसके बाद आप प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव्स आ जाती हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो 10⁻⁷ से 8 तक उसकी रेंज जो होती है।
शॉर्ट वेव ज़्यादा कॉमनली थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, इनको रिप्लेस कर दिया है बाय लॉन्गर वेव्स, और वेवलेंथ इनकी 30 to 30 मीटर होती है। डीप पेनिट्रेशन होती है टिश्यूज़ में, और ये आपकी इन्फ्लेमेशन के लिए, पेन रिलीफ के लिए यूज़ की जाती है। इसमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि कोएक्सियल लाइन या केबल्स होती हैं और पॉट ऑसिलेटर होता है। इसकी डायग्राम ये आपके पास रिफ्लेक्टर होता है इसमें, ये आपकी आ गई कोएक्सियल केबल्स जो करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करने में हेल्प करती हैं। ये मैग्नेट्रॉन और ये डायरेक्ट करंट इसमें जो है वो सप्लाई आ रही होती है। और थर्ड पार्ट आपके पास आ जाता है मेन एसी सप्लाई। आपने उस पर करंट अप्लाई किया, वो यहाँ से कोएक्सियल केबल से मैग्नेट्रॉन में जाएगा, वहाँ पे एसी से कन्वर्ट हो जाएगा वो डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होने के बाद वो कोएक्सियल केबल के थ्रू ही जाएगा आगे। आपका रिफ्लेक्टर लगा होगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी और माइक्रोवेव वेव्स की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपके पास प्रोडक्शन में ये बताया हुआ है कि थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये शॉर्ट वेव डायथर्मी भी इसको कहते हैं। इसकी वेवलेंथ रेंज जो है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। देन इसकी जो फ्रीक्वेंसी कॉमनली यूज होती है फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस, उसमें आपके पास 2456 हर्ट्ज़ आ जाती है, जो ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। 915 मेगाहर्ट्ज़ और 433 मेगाहर्ट्ज़ कॉमनली यूज़ होती है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन में मैंने आपको बता दिया कि मेन्स एसी सप्लाई, फिर वो मैग्नेट्रॉन में जाएगी, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी से कोएक्सियल केबल में, और फिर रिफ्लेक्टर से जो हैं वो वेव्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और वो एमिट होना शुरू हो जाएंगी। कोएक्सियल केबल्स जो हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट को फ्लो करने में हेल्प करती हैं और मैग्नेट्रॉन से पास होकर वो एंटीना, यहाँ पे एक एंटीना लगा होता है जिसको एमिटर भी कहते हैं, या एंटीना, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्टर, एंटीना और एमिटर। तो वो एमिटर से जो है वो रिलीज़ होती है माइक्रोवेव्स, और उससे फिर आगे आपने पेशेंट को स्टूल या काउच पे बिठाया होता है और वहाँ पे उसकी स्किन जो भी एक्सपोज, और उससे आगे फिर आपने स्टूल पे या काउच पे पेशेंट को लिटाया या बिठाया होता है और उससे माइक्रोवेव जो हैं उसकी स्किन तक जो हैं वो पहुंच जाती हैं ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए जब आप यूज़ करते हैं। और डिस्टेंस उसका स्किन और एमिटर का बिटवीन द एमिटर एंड द स्किन ऑफ पेशेंट, वो डिस्टेंस आपका 10 to 20 सेंटीमीटर होना चाहिए एवरेज। उसके बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो या सर्कुलेशन टू द एरिया, इंक्रीज टिश्यू टेम्परेचर, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो आपकी फूड स्टफ्स और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है टिश्यूज़ तक वो इंक्रीज़ होगी, आपकी मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, फैसिलिटेट करता है रिलैक्सेशन को, पेन थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ करता है, ब्लड की विस्कोसिटी को डिक्रीज़ करता है। इंडिकेशंस कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, उसके मोबिलाइजेशन के लिए और पेन रिलीफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाती हैं, जहाँ पेसमेकर लगा होगा जिस पेशेंट में, उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते माइक्रोवेव या डायथर्मी, मेटल इम्प्लांट्स होंगे तो आपने उसमें यूज़ नहीं करना, इम्पेयर्ड सेंसेशन या डिफेक्टिव सेंसेशन के पेशेंट में नहीं यूज़ करना, प्रेगनेंसी, हेमरेज, इस्कीमिक टिश्यू, टेस्टिकल्स, आइज़, मेलिग्नेंट कार्सिनोमा, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, फीवर, थ्रोम्बोसिस, एक्सरे एक्सपोजर, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, एरियाज ऑफ पुअर सर्कुलेशन। और सेकेंड टाइप इसकी जो है हाई फ्रीक्वेंसी करंट की वो है स्पार्क। स्पार्क जो है, इलेक्ट्रिक स्पार्क एब्रप्ट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से डेवलप होता है, आयोनाइज्ड होता है इन नेचर, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। और ये माइकल फैराडे ने इसको डिस्क्राइब किया था एज अ फ्लैश ऑफ लाइट, या जैसे थंडर लाइट्स होती हैं उसको भी आप स्पार्क कंसिडर कर सकते हैं कि वो नेचर में वो आपका स्पार्क कहलाएगा। रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉन कंडक्टिव टू अ कंडक्टिव स्टेट, मतलब एक नॉन कंडक्टिव स्टेट से जब कंडक्टिव स्टेट में वो कन्वर्ट होता है तो तब इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल ये आपने दो रॉड्स लिए हैं,
उनको हीटअप किया है, यहाँ पे फ्लेम सेट किया हुआ है, तो उनको जैसे जैसे आप हीट इंक्रीज़ करेंगे ना तो यहाँ पे एक आपको लाइटनिंग या स्पार्क डेवलप होता नज़र आएगा, तो उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क भी कहते हैं, या आप उसको स्पार्क भी कह सकते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली जो है किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, स्पार्क ह्यूमिडिटी पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, वेदर वो स्फेरिकल हैं, राउंडेड हैं या स्पेसिंग बिटवीन देम उस पर डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है कि वो साइनोसॉइडल है या रेक्टेंगुलर है। उसके बिगिनिंग स्टेजेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गैप में फिलअप कर देते हैं उसको गैप को, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। फिर जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उसकी वजह से एडिशनल आइंस जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और उस वजह से आपका चार्ज डेवलप हो जाता है उस बॉडी में। नॉन कंडक्टिव स्टेट से वो कंडक्टिव स्टेट में चला जाता है, और कंडक्टिव स्टेट में जाने के बाद वो स्पार्क क्रिएट कर देता है। उसके बाद आपके पास स्पार्क जो है वो डेंजरस भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो फायर भी कॉज कर सकता है या स्किन को बर्न भी कर सकता है। लाइटनिंग एक नेचर में एग्जांपल आ जाती है आपके पास। यूजेस के क्या होते हैं, इग्निशन सोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन, मेटल वर्किंग या केमिकल एनालिसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। बस ये आपका यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।